नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। जनता टीवी परिवार की ओर से सभी दर्शकों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुलेटिन में खबरों का रुख करते हैं और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। सीएम योगी ने आज प्रदेशवासियों को विजयदशमी के मौके पर बधाई दी है और ट्वीट करते हुए कहा है कि असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक महापर्व विजयदशमी की सभी प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। आइए हम सभी अपने अंतस के राम को जागृत करें और समाज में व्याप्त सभी बुराइयों की समाप्ति हेतु संकल्पित हो। जय श्री राम। तो आज विजयदशमी का पर्व है और विजयदशमी की पर्व पर सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों और श्रद्धालुओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है और सीएम ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम अपने अंदर के रावण को जरूर मारें, क्योंकि यह त्योहार ही असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार माना जाता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित संप्रदाय की विश्व प्रसिद्ध गोरक्ष पीठ से विजयादशमी के मौके पर गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भव्य शोभा यात्रा निकालेगी और बड़ी सुरक्षा इंतजाम के बीच शाम 4 बजे निकलने वाली यात्रा की तैयारियां जहां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा इंतजाम से लेकर साफ सफाई और रूट निर्धारण कर एक दिन पहले गुरुवार को ही किया जा चुका है। शोभा यात्रा की अगुवाई करते हुए सीएम योगी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का राजतिलक करने भव्य जुलूस लेकर मंदिर से निकलेगी। गोरक्ष पीठ की परंपरा के अनुसार इस साल भी विजयादशमी के दिन यानी कि आज शाम 4 बजे गोरखनाथ मंदिर से गोरक्ष पीठाधीश्वर की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। पीठाधीश्वर गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने वाहन में सवार होंगे और तुरही, नगाड़े और बैंड बाजे की धुन के बीच गोरक्ष पीठाधीश्वर की शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने आज सुबह विजयदशमी पर खास पूजा अर्चना भी की है। तो आज विजयादशमी का त्योहार है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता गोरखपुर से सुभाष गुप्ता जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। सुभाष, अगर बात की जाए तो आज गोरखनाथ मंदिर से लेकर एक जो रैली निकाली जाएगी बेहद ही आकर्षक होगी। तैयारियां भी पूरी कर ली जा चुकी है और किस तरह की तैयारी है और रैली का आयोजन कैसे होगा, कैसे पूजा पाठ होगी, हमारे दर्शकों के बीच साझा करिए आप। अभिषेक, आपको बता दें कि शाम को 4 बजे गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर के लिए गुरु गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर यानी कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं आज पूरी तरीके से गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में नजर आएंगे। उनका लिबास पूरी तरीके से बदला रहेगा और मंदिर से वो रथ पर सवार होकर निकलेंगे। और आपको बता दें ढोल, बैंड बाजे, नगाड़े के साथ यह शोभा यात्रा निकलती है और यह शोभा यात्रा जब निकलती है तो रास्ते में कई जगह उनका स्वागत भी किया जाता है। आपको बता दें कि सिंधी समाज और वहीं मुस्लिम समाज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि इस समय गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं उनकी जो है पूरी तरीके से रास्ते में स्वागत करेगी और यह मानसरोवर मंदिर तक यह शोभा यात्रा जाएगी और मानसरोवर मंदिर में ही शिव की पूजा करेंगे। शिव की पूजा करने के बाद में बगल में ही रामलीला मैदान है। रामलीला मैदान में फिर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पर पहुंचकर प्रभु श्री राम जी के जो है तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। जी अभिषेक, आप जी बिल्कुल सुभाष, अगर बात की जाए तो आज का दिन बेहद ही भव्य हो सकता है क्योंकि विजयदशमी का त्योहार है और शोभा यात्रा भी बेहद ही खास होने वाली है। सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। किसान संवाद कार्यक्रमों से धरती पुत्रों का मन टटोल चुका भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अब खेल और खलिहानों के बीच चुनावी जमीन मजबूत कर लेना चाहता है। तो विजय के इस अभियान के शंखनाद विजयदशमी को किया जाएगा और पहले दिन हर जिले की एक ग्राम पंचायत में किसान चौपाल का आयोजन किया जाएगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती तक सभी 58,195 ग्राम पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
उत्तर प्रदेश के परिषदीय और आशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी बच्चों को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा और स्कूल बैग देने की बजाय योगी सरकार इन वस्तुओं को खरीदने के लिए बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों में धनराशि भेजेगी। हर बच्चे के लिए अभिभावक के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 1100 रुपए भेजे जाएंगे और सभी बच्चों के अभिभावकों को यह धनराशि उपलब्ध कराने पर कुल 1811 करोड़ रुपए खर्च आएगा। तो बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है और प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर होने के बाद जल्द ही कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री के हाथों से धनराशि अभिभावकों के खातों में भेजी जाएगी। लखीमपुर हिंसा मामले में रिमांड पूरी होने के 15 घंटे पहले ही आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया गया है। शुक्रवार सुबह 10 बजे तक रिमांड पूरी होती है और इससे पहले ही गुरुवार रात 7 बजे से करीब उसे जेल भेज दिया गया। एसआईटी ने आज घटनास्थल तिकुनिया पर सीन रिक्रिएशन किया, जहां से लौटने के बाद उसे जेल में दाखिल कर दिया गया। तिकुनिया में 3 अक्टूबर को 4 किसान और एक पत्रकार की थार जीप के नीचे कुचलकर मौत हुई थी। एसआईटी टीम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा और उसके दोस्त अंकित दास को लेकर पहुंची। साथ में उसका मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड लतीफ उर्फ काले और ड्राइवर शेखर भारती भी रहा, जहां किसानों के पुतलों पर पुलिस जीप चढ़ाकर पूरी घटना का सीन रिक्रिएशन किया गया। तो लखीमपुर खीरी पे नया मोड़ सामने आ चुका है। इसी खबर पर हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनूप कुमार सिंह लखनऊ से जुड़े हुए हैं, वहीं लखीमपुर खीरी से राजेश शुक्ला जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम लखीमपुर खीरी चलते हैं, राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश, जिस तरीके से सीन का रिक्रिएशन किया गया और उसके पहले ही आशीष मिश्रा को कुछ घंटे पहले ही फिर से जेल भेज दिया गया, इसको हम क्या समझ सकते हैं? क्या सबूतों पर कोई छेड़छाड़ ना हो या कुछ और मोटो हो सकता है? राजेश की आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए तब तक अनूप कुमार सिंह के पास चलते हैं। अनूप कुमार सिंह, जिस तरीके से लगातार लखीमपुर खीरी मामले में जांच एजेंसियां हैं वो सक्रिय होती नजर आ रही है, दूसरी तरफ सरकार का भी कहना है कि हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे आरोपियों को। दूसरी तरफ आशीष मिश्रा की बात करें तो रिमांड से पहले ही फिर जेल भेज दिया जाता है। देखिए अभिषेक, कि जिस तरीके से चाहे जो पुलिस जांच कर रही है उसी प्रकार से एक एक कदम आगे बढ़ रही है। कल जिस तरीके से लखीमपुर मामले में रिक्रिएशन हुआ, वो चाहे लतीफ की बात करें या फिर अंकित दास की बात करें या फिर आशीष की बात करें, तीनों लोगों को जो एसआईटी थी अलग अलग पूछताछ किया था, लेकिन कहीं ना कहीं पूछताछ पे उनके जो जवाब थे वो अलग अलग आ रहे थे। यही कारण था कि उनको तीनों को, जितने भी चारों आरोपी थे, उनको वहां पर घटना स्थल पर लेके गई, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो वायरल हुए थे और जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था, ऐसे में कौन किस सीट पर बैठा हुआ था, कौन गाड़ी चला रहा था या फिर वहां पर कौन कौन मौजूद था, क्योंकि एक दूसरे के जो बयान आ रहे थे वो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। और यही वजह थी कि चारों जितने भी आरोपी थे उनको आमने सामने वहां पर लाया गया, रिक्रिएशन किया गया कि वहां पर किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था और वहां पर कौन कैसे किस सामने बैठा था, कौन कितना इस मामले में दोषी है। ये तमाम जो सबूत है, कहीं ना कहीं वो जब जो आरोपी वो आमने सामने हुए तो कहीं ना कहीं उनकी सबकी पोल खुल गई। और यही वजह है कि दूध का दूध पानी, कहीं ना कहीं जो एसआईटी टीम है वो उस मामले पे काम कर रही थी, उसको अहम सुराग मिले हैं। और जब सुराग मिलने के बाद क्योंकि आशीष को इसी वजह से समय से पहले जेल भेज दिया गया, क्योंकि वो जो जिस मामले को छुपाना चाह रहे थे उसकी कहीं ना कहीं पोल खुल गई और हकीकत जो है वो सामने पुलिस की आई है। अब जो और आरोपी हैं या फिर उनके जो सहयोगी हैं, कहीं ना कहीं उससे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही, क्योंकि अभी भी रिमांड अंकित दास की है, उनसे पूछताछ करेगी कि और कितने जो साथी थे या फिर जो घटना के समय जो गाड़ियां थी वो किस तरीके से वहां पर दी गई थी। अंकित दास की गाड़ी थी, अंकित दास की और कितने वहां पर जो लतीफ की गनर की बात आ रही, वो फिर तमाम और साथी, ये सब तमाम चीजों को लेकर पूछताछ जारी है। बिल्कुल अनूप, हमारे साथ आप बने रहिए। राजेश जुड़े हुए हैं जो कि मौके पर मौजूद है लखीमपुर खीरी पे। राजेश, अगर बात की जाए तो कल सीन क्रिएशन हुआ, पूछताछ लगातार चल रही है, सभी आरोपियों से और सभी पहलुओं पर पूछताछ हो रही है।
क्या नतीजा निकल सकता है? पूछताछ कहां तक पहुंची है? क्या कुछ अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि सीन रिक्रिएशन का भी काम किया गया? कि पूछताछ से लगभग एक अहम कड़ी उसमें जुड़ चुकी है कि पूछताछ में जो भी निकल के आया। जी राजेश, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया राजेश और अनूप कुमार सिंह तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि जांच एजेंसियां अपने अब काम पर लगी हुई हैं और आगे क्या कुछ होता है हम आपको अपडेट के साथ बताएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। दशहरा पर रावण दहन की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं ग्राउंड पर पंडाल और रावण का पुतला बनकर तैयार हो रहा है। 2 साल से कोरोना के चलते रावण दहन का कार्यक्रम जनता के बीच नहीं हो सका, लेकिन कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने पर इस बार यूपी सरकार ने गाइडलाइंस के साथ आयोजन की परमिशन भी दी है। तो हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तस्वीर है जहां रावण को बनाया जा रहा है और इस बार कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा परमिशन दी गई है और बताया गया है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ के साथ जगह जगह, उत्तर प्रदेश के जगह जगहों पर इसी प्रकार से रावण का पुतला बनाया जा रहा है और इस बार लोग इकट्ठे भी हो सकेंगे और रावण का दहन भी करेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा परमिशन भी मिल चुकी है। तो हम आपको बता दें कि ये केवल लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में और सभी जगह इसी तरीके से रावण बनाया जा रहा है। और इसके साथ ही देवभूमि उत्तराखंड में भी आज विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है, रावण बनाया जा रहा है और आज शासन के द्वारा आदेश दिया गया है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं, रावण का दहन कर सकते हैं। तो रावण दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसके लिए रामलीला ग्राउंड में पंडाल और रावण का पुतला बनकर तैयार है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता देहरादून से अजीत काम्बोज जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं और इसके साथ ही अविनाश के पास भी चलेंगे। सबसे पहले अजीत आपके पास आते हैं। अजीत, आज विजयादशमी का त्योहार है, किस तरीके की तैयारी है, क्या परमिशन की गाइडलाइन है और लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो सरकार ने जो एसओपी जारी की है उसमें कई तरह के कार्यक्रमों को छूट दी है, लेकिन जिस तरह से दशहरा पर्व पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो इसको देखते हुए एहतियात बरतने की आदेश यहां पर जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। और साफ है कि जो भी कार्यक्रम राजधानी देहरादून में होगा दशहरा पर्व से संबंधित, उसमें कोरोना प्रोटोकॉल्स का आपको पालन करना होगा। राजधानी देहरादून में जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है वो राजधानी के परेड मैदान में होता था, लेकिन जिला प्रशासन ने परमिशन नहीं दी है पुतला दहन को लेकर कि आप परेड मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित करें। इसके चलते अब बन्नो बिरादरी जो आयोजक है पूरे कार्यक्रम की, उन्होंने बन्नो स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें लगभग 45 फीट का रावण यहां पर बनाया गया है और लंका यहां पर बनाई गई है। तो केवल रावण और लंका दहन ही यहां पर आज किया जाएगा। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले इस बार नहीं बनाए गए हैं। पूरी तरह से जो बन्नो बिरादरी है, आयोजक मंडल है और जिला प्रशासन ने कोशिश की है कि ज्यादा भीड़भाड़ ना हो और इसके चलते ही एहतियात बरतते हुए कार्यक्रम स्थल को छोटा किया गया है। पुतले की जो लंबाई है वो छोटी की गई है। अमूमन 61 से 62 फीट का रावण हर बार देहरादून में जलाया जाता था, लेकिन पिछले साल कोरोना के चलते महज 2 से 2.5 फीट का सांकेतिक रावण यहां पर जलाया गया था और इस बार जो लंबाई रखी गई है वो केवल 45 फीट की रखी गई है। जी चलिए, हमारे साथ अविनाश भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अविनाश, अगर बात की जाए लखनऊ की और पूरे उत्तर प्रदेश की, तो किस तरीके से आज विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा, क्या तैयारी है और किस तरीके की गाइडलाइन है जिनको पालन करना भी लोगों को जरूरी है, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है? बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत दशहरे का पूरा बंद किया गया है। ठीक पीछे आप हमारे देख पा रहे होंगे कि रामलीला कमेटी ऐशबाग का पंडाल लगा हुआ है, पर जहाँ पर तैयारियां तो पूरी कर ली गई हैं और शाम ठीक 8 बजे के आसपास रावण के दहन का पुतला किया जाएगा। उससे पहले 7 से 8 बजे तक रावण के दहन के जो पुतला दहन किया गया उसमें संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत सारी व्यवस्था सुनिश्चित
की गई है। आप ठीक पीछे कैमरे पे हमारे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की जो बैठने की व्यवस्था की गई है ताकि जो भीड़ भाड़ है उसे कैसे बचा जा सके। ठीक पीछे आप हमारे देख पा रहे होंगे जो ग्राउंड आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर रावण के पुतले का दहन किया जाएगा शाम को 8 बजे के तक। जी बिल्कुल अविनाश, आप तस्वीर दिखा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अविनीश आपको, और अजीत आप भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की। वहीं कानपुर देहात में आज सुबह एक मालगाड़ी डिरेल हो गई और कई वैगन पलट गए। आपको बता दें कि नई दिल्ली हावड़ा रेल रूट के समानांतर बने डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर ट्रैक पर सुबह मालगाड़ी डिरेल हो गई और कई वैगन पलट गए, जिससे कि करीब 100 मीटर तक डीएफसी ट्रैक उखड़ गया है और वैगन आपस में भिड़ने के बाद उछलकर नई दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर गिरे, जिसमें कि नई दिल्ली हावड़ा अप और डाउन लाइन दोनों ट्रेनों के संचालन बंद हो गए हैं। और हादसा अंबियापुर स्टेशन के पास का बताया जा रहा। कानपुर जा रही मालगाड़ी अंबियापुर रेलवे स्टेशन के पास अचानक पटरी से उतर गई। रफ्तार तेज होने के चलते 100 मीटर के दायरे में ट्रैक उखड़ गए। इस दौरान मालगाड़ी के चालक ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो मालगाड़ी के वैगन के आपस में जोरदार टक्कर हो गई और देखते ही देखते डिरेल हुई मालगाड़ी से 3 वैगन पास गुजरी दिल्ली हावड़ा रेल लाइन की पटरियों पर जा गिरे। वहीं 5 वैगन दूसरी ओर तालाब में जा गिरे। गौरव शुक्ला हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। गौरव, बड़ा हादसा हुआ है, जिस तरीके के जो मालगाड़ी के डिब्बे हैं वो पटरी से नीचे आ गए हैं, 5 डिब्बे तालाब में भी गिरे हुए हैं, बड़ा हादसा हुआ है। अब क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि दीपावली का समय है, ट्रेनें ज्यादा चल रही हैं, लोगों को अपने घर भी समय पर पहुंचना पड़ रहा है, किस तरीके से रेल प्रबंधक के द्वारा तैयारी की जा रही है और किस तरीके से इस घटना से निजात पाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अंबियापुर स्टेशन के पास का हादसा है और ये इटावा से कानपुर ट्रेन जा रही थी। आपको बता दें कि इस घटना के बाद जैसे ही जीआरपी और आरपीएफ सहित स्थानीय रेलवे प्रशासन पर, हालांकि अभी तो पीआरएम भी पहुंच चुके हैं, दुर्घटना सहायता टीम पहुंच चुकी है, लगातार काम कर रही है। हम आपको सबसे पहले वो टीम दिखाना चाहेंगे जो लगातार काम कर रही है कि जल्द से जल्द इस रेलवे ट्रैक को शुरू किया जाए। साथ ही आपको बता दें कि जब ये ट्रेन बाधित हो जाए इसके बाद से 21 ऐसी ट्रेनें हैं जिनके रूट में परिवर्तित किया गया है और उनको जो है कन्नौज और झांसी की लाइन से निकाला जा रहा है। साथ ही एक आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस है जिसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया, निस्तारित कर दिया गया। जी बिल्कुल, आप तस्वीर भी दिखाइए कि जहां पर हादसा हुआ है किस तरीके का नजारा बन गया, क्योंकि बेहद ही बड़ा हादसा हुआ है ये। देखिए, सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो मालगाड़ी है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं और लगातार रेलवे प्रशासन भी मौके पर पहुंचा हुआ है कि जल्द से जल्द इस ट्रैक को शुरू किया जा सके। लगातार वो प्रयास में जुटे हुए हैं। कुछ बोगियां हैं जो इसकी मालगाड़ी की वो तालाब में भी गिरी हैं। कहा यह जा सकता है कि अगर ये डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर होता तो शायद एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि उस लाइन से लगे हुए कुछ ये घर भी हैं जहाँ पे एक बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत यह रही कि ये दिल्ली हावड़ा रेल रूट है और जिसके माध्यम से एक बड़ा हादसा कहीं न कहीं बचा हुआ है। जैसे चले गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीर दिखाने के लिए। और विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि आज यानी कि विजयदशमी के दिन विधि विधान पंचांग गणना के पश्चात तय की जाएगी। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि शीतकालीन हेतु श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि प्रत्येक यात्रा वर्ष विजयदशमी के दिन तय की जाती है। विजयदशमी को ही श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा के अलावा पंच पूजाओं का कार्यक्रम श्री उद्धव जी और कुबेर जी के पांडुकेश्वर आगमन तथा श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी ने श्री नृसिंह मंदिर जोशी मठ आने का कार्यक्रम भी घोषित होगा। इसके साथ ही आगामी यात्राकाल 2022 के लिए हक हकूक धारियों को पगड़ी भेंट की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस के बीच जहां जोड़ तोड़ की सियासत में जुबानी जंग चरम पर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी चुनावी रणनीति में दोनों दलों को पीछे छोड़ने में जुटी हुई है। 30 नवंबर तक आप पार्टी सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। आप पहले ही कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर ऐलान कर दिया।
उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस से पहले 30 नवंबर तक आप सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। साथ ही ये भी कहा कि पार्टी में चेहरों की कोई कमी नहीं है, आप चेहरे की जनता के बीच में चुनाव चेहरे होंगे। वही पार्टी का मानना है कि जिस नाम पर चुनाव लड़ा जाना है उसे नाम पहले ही तय कर दी है पार्टी ने। अयोध्या में रामलीला में आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अपने अभिनय से राम भक्तों का मन मोह लिया। भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी ने कहा कि मैं लगातार दूसरे साल अयोध्या की रामलीला में काम करने जा रहा हूं। अंगद की भूमिका में मैंने पिछले वर्ष भी काम किया है और भगवान श्री राम के आशीर्वाद और राम भक्तों के प्यार से 19 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा भगवान श्री राम के भक्तों ने अयोध्या की रामलीला देखी। वहीं हमारे संवाददाता ने सांसद मनोज तिवारी से खास बातचीत की है, आप देखिए। कौन कौन सी होएंगी सती तुम्हारे साथ। राम की कथा का सबसे मजबूत पक्ष है राम रावण संवाद, जहां राम की भी एक नीति दिखती है कि अंत तक युद्ध को टालो। अयोध्या में कभी युद्ध नहीं हुआ और अयोध्या कभी युद्ध चाहती नहीं थी। देखिए, सीता जी का अपहरण हुआ है, जंगल में है राम लक्ष्मण, क्या मुंह लेकर जाएंगे, ये सारे प्रश्न हैं। फिर भी वो रावण को पता चलने के बाद कि रावण ने सीता जी को हर रखा है, अंगद को भेजते हैं कि अभी भी समझ जाओ तो तुम्हें माफी मिल सकती है। तो एक संस्कृति में इतना मर्यादा, इतना समय देना, इतना युद्ध को टालना, इस संस्कृति का दुनिया में कोई तोड़ नहीं हो सकता। इसीलिए ये सत्य सनातन राम की संस्कृति आज इसको दुनिया के बहुत सारे देश फॉलो करने लगे। भगवान राम का आप कई बार अयोध्या में दूसरी बार मंचन कर रहे हैं अंगद का जो संबंध है रावण से और अंगद का, क्योंकि जो आज का युग है, आज की जो राजनीति है, वो जरूर कहीं ना कहीं सब पे प्रभाव डालता है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आज की राजनीति का बहुत लेना देना है। रामायण से सबको कुछ न कुछ मिल सकता है। वो प्रजा हो उसको भी मिलेगा, राजा हो उसको भी मिलेगा, विपक्षी है उसको भी मिलेगा, माँ को भी मिलेगा, विद्यार्थी को भी मिलेगा, पुत्र को भी मिलेगा, पिता को भी मिलेगा और सौतेली माँ को भी मिलेगा, भाइयों को भी मिलेगा। तो इतना सबका कुछ न कुछ राम कनेक्शन है। मैं समझता हूँ सबको रामायण का अध्ययन करना चाहिए। अगर सबने रामायण को अच्छी तरह आत्मसात कर लिया तो भारत का बहुत बड़ा कल्याण होगा। भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है, नव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या। मोदी जी और प्रधानमंत्री जी का दोनों सपना है कि अयोध्या को एक 20 पटल पे ले जाता है, क्या कहेंगे? ये बहुत सुंदर भाव है और वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। दूसरे लोगों ने तो राम जी के मंदिर को बनने से हमेशा रोका, राम मंदिर बनाने वालों पे गोलियां भी चलाई। राम मंदिर, राम सेतु पे ही प्रश्न उठाया कई पार्टियों ने, तो वो सब अंगद के मन में भी वही भाव चलता है कि जो राम विरोधी है वो कभी भी भारत के हित ऐसी नहीं हो सकते। 16 करोड़ ये जो अयोध्या की रामलीला है, देश नहीं विदेशों में भी दिखाई जाती है। पहले दिन ही, पिछले साल 16 करोड़ लोगों ने देखा था। पहले दिन जिस दिन वर्चुअल रामलीला की शुरुआत हुई उसी दिन 16, आज 2.5 करोड़ लोगों ने देखा। तो ये जो हमारे राम भक्त हैं, जो दर्शक है, उनको अंगद के संवाद में क्या कहेंगे? मुझे लगता है लाइव 2.5 करोड़ लोगों का देखना, ये सुबह होते होते कल रामलीला खत्म होने से पहले ये 25 करोड़ हो जाएगी। तो क्या मानते हैं कि जो राम राज्य है, जो राम राज्य की परिकल्पना है, वो यही है? देखिए, राम राज्य के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने हैं, बहुत सारे भाजपा ने कर रखे हैं और जो बाकी है वो भी भाजपा करने की तैयारी।